नमस्कार। आज हम पॉइसन एंड लाप्लासियन इक्वेशन की स्थापना करते हैं और इन पॉइसन और लाप्लासियन इक्वेशन का अपने विद्युत चुंबकत्व में किस प्रकार से उपयोग है उस उपयोग पर भी जानकारी करते हैं। हमने अपने पिछले व्याख्यान में गॉस के नियम का अवकलन और समाकलन रूप ज्ञात किया हुआ है। आपको ध्यान होगा गॉस के समाकलन और अवकलन रूप से मैक्सवेल की जो प्रथम समीकरण है वह भी प्राप्त हुई है और इस गॉस के नियम से ही हम पॉइसन और लाप्लासियन इक्वेशन की स्थापना करेंगे। गॉस के नियम से हम जानते हैं कि बंद पथ में यदि कोई आवेश स्थित है तब बंद पथ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वह 4 पाई के क्यू के बराबर होगा। विद्युत फ्लक्स को जिस प्रकार से हमने समझाया है उसी प्रकार से लिखते हैं। सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी एस इज इक्वस टू 4 पाई के क्यू के कांस्टेंट है जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है। एप्सिलॉन 0 विद्युतशीलता परमिटिविटी कहलाएगी और इस प्रकार से इसका जो मान बनेगा विद्युत फ्लक्स का वह हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन 0 जिसे मैंने प्रथम समीकरण के रूप में लिखा है। पूर्व की भांति हम बंद पथ में स्थित कुल आवेश की मात्रा को चार्ज डेंसिटी आवेश घनत्व के पदों में लिख सकते हैं। आवेश घनत्व यानी एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा रो है। यदि हम इसको dB आयतन अल्पांश से गुणा कर दें तो रो dB हो गया और यदि हम इस पर आयतन वॉल्यूम इंटीग्रल लगा दें तो उस बंद पथ में स्थित कुल आवेश की मात्रा हो जाएगी। इस कारण से हम Q बराबर लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल रो dB। इस मान को गॉस के नियम में स्थापित करने पर ये समीकरण इस प्रकार से हो जाएगी। सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी एस इज इक्वस टू 1/एप्सिलॉन 0 वॉल्यूम इंटीग्रल रो dB। हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम स्थापित कर चुके हैं, उत्पत्ति कर चुके हैं, जिसके अनुसार हम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बदल सकते हैं। अतः इस समीकरण का बायां पक्ष सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी एस बराबर हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ई dB। इस मान को स्थापित करने पर यह मान क्या हो गया? वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ई dB इज इक्वस टू 1/एप्सिलॉन 0 वॉल्यूम इंटीग्रल रो dB। दोनों पक्षों को मिलाने पर हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ई माइनस रो बाई एप्सिलॉन 0 dB इज इक्वस टू 0। अब देखिएगा कैलकुलस के सिद्धांत का प्रयोग करते हैं कि इंटीग्रल का मान शून्य है तब हमें इंटीग्रेंट अर्थात जिनका इंटीग्रल करना है उसको शून्य के बराबर रख देने हैं। तब इसका मान क्या होगा? डाइवर्जेंस ई माइनस रो बाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वस टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट डाइवर्जेंस ई इज इक्वस टू रो बाई एप्सिलॉन 0। राइट, रो चार्ज डेंसिटी हो गया। हमने अपने प्रथम व्याख्यान में ग्रेडियंट को परिभाषित किया है और वहाँ पर ग्रेडियंट को समझाने के बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के मध्य में एक संबंध भी स्थापित किया था और वह संबंध था E इक्वल्स टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट B। तब हम ग्रेडियंट की फॉर्म में E के इस मान को इस समीकरण में रख सकते हैं जो मूलतः डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ है। यदि हम E के इस मान को रखें तो क्या मान होगा? डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट B इज इक्वल्स टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन 0। डाइवर्जेंस जैसा कल हमने सिद्ध किया था कि किसी भी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस निकालना है तो यह डेल के साथ में डॉट प्रोडक्ट होगा। अतः ये लिख लिया आई डी डी एक्स जे डी डी बाई प्लस के डी डी जेड डॉट ऑफ ग्रेडियंट V इज इक्वस टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन 0। डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में हमें ध्यान है आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के सभी वन होंगे। अतः यह मान क्या हो गया?
d2/dx2 प्लस d2/dy2 प्लस d2/dz2 v इज इक्वल्स टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन 0। तो ये स्क्वायर का जो डबल डेरिवेटिव मिला है एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में, हम इसको डेल स्क्वायर बोलते हैं और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में मान है, अतः ये मान हो गया डेल टू बी इज इक्वल्स टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन 0। ये समीकरण पॉइसन समीकरण कहलाएगी। डेल टू बी इज इक्वल्स टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन 0 पॉइसन समीकरण कहलाएगी। मान लीजिएगा यदि आवेश की मात्रा शून्य है, कुल आवेश की मात्रा शून्य है, तब चार्ज डेंसिटी भी शून्य होगा, अर्थात रो भी शून्य होगा। तब इस समीकरण का जो दाहिना पक्ष है वह शून्य हो जाएगा और यह मान हमें मिलेगा डेल टू बी इज इक्वल्स टू 0। यह समीकरण जो शून्य आवेश पर हमें प्राप्त हो रही है, हम इस समीकरण को लाप्लास की समीकरण बोलेंगे। अपने पाठ्यक्रम में डेल स्क्वायर के मान कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में और पोलर कोऑर्डिनेट में केवल मान है, उनके यहाँ पर डेरिवेशन नहीं है। डेरिवेशन हम फाइनल ईयर में करते हैं, लेकिन ये मान हमको याद रखने हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डेल स्क्वायर का मान होगा d2/dx2 प्लस d2/dy2 प्लस d2/dz2 और इसी प्रकार से स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट का है ना 1/r² ddr r² ddr प्लस 1/r² साइन थीटा dd थीटा ऑफ साइन थीटा dd थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा d2 d phi 2। यह मान स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में है, जबकि डेल स्क्वायर का पोलर कोऑर्डिनेट में मान होगा 1/r ddr ऑफ r ddr प्लस 1/r² d2 d थीटा 2 प्लस d2 dz2। यह मान इसका पोलर कोऑर्डिनेट में बनेगा। हम जिस तरह का सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहेंगे उसमें डेल स्क्वायर की जगह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का अथवा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट का अथवा पोलर कोऑर्डिनेट का मान रख करके हम इन दोनों समीकरणों की मदद से पॉइसन समीकरण और लाप्लास समीकरण को हम निश्चित रूप से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट में प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है विद्युत चुंबकत्व में, क्योंकि हम इनकी एप्लीकेशंस कई प्रकार से उपयोग में लाते हैं। जैसे मान लीजिएगा हमसे पूछा जाए कि क्या किसी आवेश रहित क्षेत्र में विद्युत विभव क्षेत्र संभव है या नहीं। मान लीजिए किस प्रकार की क्वेरी होती है कि किसी आवेश रहित क्षेत्र में विद्युत विभव क्षेत्र संभव है या नहीं। तो क्षेत्र कैसा है? आवेश रहित है। इसका अर्थ हुआ आवेश की मात्रा शून्य है। आवेश की मात्रा शून्य है तो इसका अर्थ हुआ कि लाप्लास समीकरण लागू होना चाहिए। लाप्लास समीकरण के अनुसार डेल टू बी इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो जो भी विद्युत विभव क्षेत्र दिया जाएगा उसका डबल डेरिवेटिव यदि शून्य आ जाए तो हम कहेंगे कि लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है और यह क्षेत्र संभव है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र संभव नहीं हो पाएगा। एक दूसरी एप्लीकेशन के रूप में हम सेकंड एप्लीकेशन पर और जानकारी करते हैं इस समीकरण का। मान लीजिएगा दो समावेशित समांतर प्लेटों के मध्य अंतराल में समावेशित हैं और दो समांतर प्लेट हैं। इनके मध्य में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव का मान ज्ञात करते हैं। चित्र को देखें, दो प्लेट दिखाई है। दोनों प्लेट पर मान लीजिए दोनों के मध्य की जो दूरी है वो स्मॉल d दिखाई गई है। पहली प्लेट पर पोटेंशियल का मान phi1 है, जबकि द्वितीय प्लेट पर पोटेंशियल का मान phi2 है। दोनों के मध्य की दूरी d है और इस सिस्टम में समावेशित हैं। साथ ही साथ जो चार्ज डेंसिटी है वह रो हमें थ्रू आउट दिस प्रोसेस कांस्टेंट रहती है। यूनिफॉर्मिटी के कारण एक्स वाई में कोई वेरिएबल नहीं होगा तो विभव के मान में जो परिवर्तन होगा वह परिवर्तन केवल z अक्ष की दिशा में होगा। अतः यदि हम निकालें विभव का समीकरण तो किस समीकरण से मदद लेंगे?
पाइजन समीकरण से मदद लेंगे। पाइजन समीकरण के अनुसार डेल टू फाई इज इक्वल्स टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन जीरो। चूँकि यह जेड अक्ष के अनुदिश है इसलिए हम लिख रहे हैं डेल स्क्वायर फाई बाई डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन जीरो। यह मान डबल डेरिवेटिव समीकरण है पाइजन समीकरण की। अतः निश्चित रूप से हम फाई का मान ज्ञात करने के लिए इसको इंटीग्रल करते हैं। इंटीग्रल किया तो सिंगल डेरिवेटिव आ गया, डी फाई बाई डी जेड इज इक्वल्स टू माइनस रो जेड बाई एप्सिलॉन जीरो प्लस सी वन। डी फाई बाई डी जेड से एक बार और इंटीग्रल करते हैं तो हमें फाई का मान मिल जाएगा और फाई का मान मिलेगा फाई इज इक्वल्स टू माइनस रो जेड स्क्वायर बाई एप्सिलॉन जीरो प्लस सी वन जेड प्लस सी टू। अब इस समीकरण में विभव का मान तो हमें मिल गया है, लेकिन इसमें इंटीग्रल के कांस्टेंट आ गए हैं C1 और C2। अब इन दोनों इंटीग्रल C1 और C2 का जो मान है वह हम बाउंड्री कंडीशंस सीमांत प्रतिबंध से ज्ञात कर लेंगे। जैसे कि जो समांतर प्लेट है, पहली समांतर प्लेट पर जब z बराबर 0 है तो विभव का मान φ1 है। द्वितीय प्लेट पर जब विभव का मान φ2 है तो उस समय z बराबर d है, दोनों के मध्य की जो दूरी है। इन दोनों प्रतिबंधों के समुच्चय के उपयोग से हम C1 और C2 ज्ञात कर सकेंगे। तो इस समीकरण में जैसे ही हमने पहला मान रखा कि z बराबर 0, तब फाई का जो मान निकल के आ रहा है φ1 आ रहा है, z 0 रख दिया तो इसका अर्थ हुआ C2 बराबर φ1 आ गया। ये पहली समीकरण से देखा जा सकता है। अब द्वितीय प्रतिबंध का उपयोग करें। द्वितीय प्रतिबंध के अनुसार z बराबर d रखना है तो फाई बराबर φ2 हो जाएगा। इसका उपयोग किया तो समीकरण बन रही है φ2 बराबर माइनस रो डी स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन जीरो प्लस C1d प्लस C2। C2 बराबर φ1 है, φ1 रख दिया तो क्या हो गया φ2 माइनस φ1 बराबर C1d माइनस रो डी स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन जीरो। क्या लिख सकते हैं, φ2 माइनस φ1, एक d कॉमन ले लिया तो φ2 माइनस φ1 बाई डी इज इक्वल्स टू C1 माइनस रो डी बाई 2 एप्सिलॉन जीरो। राइट साइड से रो डी बाई 2 एप्सिलॉन जीरो को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया तो ये मान रह गया φ2 माइनस φ1 बाई डी प्लस रो डी बाई 2 एप्सिलॉन जीरो बराबर C1। तो इस प्रकार से इस सीमांत प्रतिबंध की मदद से मुझे C1 ज्ञात हो गया है, C2 मैं पहले से ही ज्ञात कर चुका हूँ। तो इस C1 और C2 के मान को जो समीकरण नंबर 1 है, जो हमने पाइजन समीकरण से पाइजन समीकरण से विभव के लिए मान निकाला है, उसमें हम रख सकते हैं और रख करके हमें विभव का मान ज्ञात हो जाएगा। C1 C2 दोनों के मान रखेंगे तो रखने पर जो विभव का मान आएगा वह हो गया रो जेड बाई 2 एप्सिलॉन जीरो डी माइनस जेड प्लस φ2 माइनस φ1 बाई डी मल्टीप्लाइड बाई जेड प्लस φ1। ये जो समीकरण हो गई है, जिसको मैंने अपने डेरिवेशन में समीकरण संख्या 4 से दर्शाया है, यह चौथी समीकरण विभव के मान को बतला रही है। पुनः जिस प्रकार से हमने ग्रेडियंट में सीखा था, जब हमको विभव का मान मालूम है तो निश्चित रूप से हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर सकते हैं। उस कंसेप्ट का पुनः उपयोग करते हुए E इज इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वह केवल जेड कंपोनेंट के अकॉर्डिंग निकालेंगे, इसलिए माइनस के और इसका माइनस के डी डी जेड ऑफ फाई। तो जो समीकरण हमको मिली है उसको जेड के रेस्पेक्ट में उसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा। तो देखिएगा रो जेड बाई 2 एप्सिलॉन जीरो विद इन ब्रैकेट डी माइनस जेड है, इसलिए क्या हो गया रो डी बाई 2 एप्सिलॉन जीरो माइनस रो 2 जेड बाई 2 एप्सिलॉन जीरो प्लस φ2 माइनस φ1 बाई डी जेड की जगह 1 हो गया। इसको थोड़ा सा फिल्ट्रेशन कर लें, माइनस के एज इट इज़, दोनों जो पद हैं उनको मिला दिया। दोनों पद कौन से, रो बाई 2 एप्सिलॉन जीरो के, तो रो बाई 2 एप्सिलॉन जीरो का पद आ गया डी माइनस 2 जेड प्लस φ2 माइनस φ1। तो ये जो समीकरण आ गई है, जिसको कि मैंने समीकरण इससे दर्शाया है, यह समीकरण समांतर प्लेटों के मध्य, कैसी समांतर प्लेट, जो समावेशित है,
कैसी प्लेट? समावेशित है, अतः उनके बीच में जो आवेश घनत्व का मान है वो नियत है। उन दोनों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त कर रही है। और इस समीकरण से ये स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में जो वेरिएशन है वो लीनियर है, रेखीय परिवर्तन होता है। आज के इस व्याख्यान के बाद पॉइसन और लाप्लासियन समीकरण की स्थापना और उनके उपयोग को समझने के बाद हम अगले व्याख्यान में कर्ल के मान को, कर्ल की परिभाषा को, कर्ल से संबंधित थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में उसके मान को स्थापित करेंगे। धन्यवाद।